स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। इसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट। ये क्वांटैक कंसल्टिंग के माधव क्षीरसागर का काम है और इन्हें मैनेजमेंट और एबीसीएम कंसल्टिंग में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। काफी लंबा अनुभव है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस दस्तावेज का जो मकसद है वो है बिजनेस ओनर्स, हितधारकों और उन लोगों के लिए बिजनेस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना जो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हैं। आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसे एबीसीएम कहते हैं, वो पुराने पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है और ये व्यवसायों को बिजनेस को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, खासकर तब जब ये समझना मुश्किल हो रहा हो कि भाई पैसा असल में कहाँ बन रहा है या कहाँ जा रहा है। हाँ, ये एक आम समस्या है। दस्तावेज कुछ बुनियादी बातों से शुरू होता है। लागत एक सच्चाई है, अनुमान एक राय है और कीमत तय करना एक नीति है। और हर खर्चा लागत नहीं होता और हर लागत उत्पाद की लागत नहीं होती। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक अकाउंटिंग में क्या होता है, वो अक्सर ओवरहेड लागतों को बहुत बड़े पैमाने पर अंदाजे से आवंटित कर देती है, जैसे शायद सेल्स के आधार पर बांट दिया। इससे ये साफ नहीं हो पाता कि कौन सी गतिविधियां कौन से काम असल में कितनी लागत ले रहे हैं। अच्छा, तो बस एक मोटा मोटा हिसाब लगा लिया। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन एबीसीएम जो है वो इससे आगे जाता है। वो गतिविधियों और लागत चालकों, जिन्हें कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं, उनके बीच कारण और कार्य का संबंध पहचानता है। लागत चालक, कॉस्ट ड्राइवर्स, ये क्या चीज है? कॉस्ट ड्राइवर्स वो कारक जो किसी गतिविधि की लागत पर असर डालते हैं, जैसे कोई काम कितनी बार किया जा रहा है या कितना मुश्किल है। ये वो चीजें हैं जो किसी गतिविधि की लागत को घटाती या बढ़ाती हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ ऊपर से नहीं देखता बल्कि अंदर तक जाता है कि खर्चा क्यों हो रहा है। हाँ, दस्तावेज में पेमेंट सेंटर का एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से देखें तो बस कुल खर्चे दिखते हैं, सैलरी, किराया, डाक वगैरह सब मिलाकर मान लीजिए 1,20,00,000 रुपए। जी, बस एक टोटल अमाउंट। लेकिन एबीसीएम इसे एबीसीएम इसे तोड़ देता है। पेमेंट वैलिडेशन, चेक बनाना, मेल करना, ऐसी खास गतिविधियों में। और यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। जैसे उसी उदाहरण में ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो आजकल आम है, उसकी लागत सिर्फ 0.06 रुपए प्रति लेन देन है, 6 पैसे। 6 पैसे? हाँ, बस। और दूसरी तरफ मैनुअल भुगतान, जिसमें हाथ से काम होता है, चेक बनता है, भेजा जाता है, उसकी लागत 83 रुपए 21 पैसे है। अरे बाप रे, 83 रुपए और 6 पैसे, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो पारंपरिक तरीके से तो ये पता ही नहीं चलता। वो तो बस टोटल खर्चा देखते रहते हैं। सही कहा। यही दिखाता है कि पारंपरिक तरीके कैसे छिपा सकते हैं कि कौन सी प्रक्रियाएं वास्तव में कितनी महंगी हैं। कई व्यवसायों को शायद पता ही नहीं होगा कि रोजमर्रा की ये साधारण प्रक्रियाएं कितना पैसा बहा रही हैं। और ये सिर्फ प्रोडक्ट की लागत जानने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एबीसीएम रणनीतिक लागतों को समझने में भी मदद कर सकता है, जैसे डीलरों के साथ काम करने की लागत या किसी खास क्षेत्र में काम करने की, या यहाँ तक कि अलग अलग ग्राहकों को संभालने की लागत। अच्छा, तो ये ग्राहकों तक भी जाता है? जी हाँ, इससे उन मुश्किल सवालों के जवाब देने में मदद मिलती है जो अक्सर ऑफिसों में कॉरिडोर गपशप में सुने जाते हैं। जैसे कौन से सवाल? जैसे हमारे ओवरहेड्स बिक्री से ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, या किन ग्राहकों या उत्पादों से हमें असल में पैसा मिल रहा है, या फिर ये कि क्या मेरे विभाग पर वो खर्चे डाले जा रहे हैं जो उसने किए ही नहीं। हाँ, ये आखिरी वाला तो बहुत आम है। हर डिपार्टमेंट सोचता है कि दूसरे का खर्चा उस पर आ गया। बिल्कुल। तो एबीसीएम इन असली सवालों का जवाब देने में मदद कर सकता है, क्योंकि डेटा पर आधारित होता है, अनुमान पर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेहतर लागत का स्वामित्व, कौन किस खर्चे के लिए जिम्मेदार है, साफ हो जाता है। हाँ, वो भी। और उत्पाद मिश्रण पर बेहतर स्पष्ट निर्णय लिए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो अनवशोषित लागतें ये क्या होती हैं? ये वो लागतें हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, न कोई आंतरिक ग्राहक न बाहरी, जैसे बेकार पड़ी क्षमता या अक्षमता है। वो खर्चा जो हो रहा है लेकिन किसी आउटपुट से जुड़ा नहीं है। अच्छा, तो ये तो काफी गहराई तक जाता है। ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं। ये प्रबंधकों को उनके अपने क्षेत्र के वर्कलोड प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि अलग-अलग विभाग एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और व्यावसायिक प्रक्रिया में सुधार के अवसर कहाँ हैं, ये भी उजागर करता है। ये इस बात का आधार बन सकता है कि कौन सी गैर जरूरी गतिविधियां आउटसोर्स की जाएं या खत्म कर दी जाएं। दस्तावेज में कुछ लक्षण भी बताए गए हैं कि कब किसी कंपनी को एबीसीएम विश्लेषण की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जैसे अगर बिना किसी साफ वजह के मुनाफे में गिरावट आ रही हो, या मौजूदा लागत प्रणाली पर भरोसा कम हो गया हो, लोग कह रहे हो कि ये नंबर सही नहीं लगते। जी, और अगर लागतों को समझने के लिए बार बार विशेष अध्ययन स्पेशल स्टडीज करने पड़ रहे हो, अगर आपको बार बार ऐसी स्टडी करनी पड़ रही है तो इसका मतलब शायद आपका नियमित सिस्टम आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा है। तो गतिविधियों का विश्लेषण करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गतिविधियां ही वो हैं जिन पर आप एक्शन ले सकते हैं, वो संसाधन खर्च करती हैं और उन्हें अलग अलग टीमों द्वारा समझा जा सकता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल काम है। इससे लागत आवंटन पर एक आम सहमति बनाने में मदद मिलती है और ये प्रक्रिया कम राजनैतिक हो जाती है क्योंकि ये वास्तविक काम से जुड़ी होती है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो एबीसीएम लागतों को बस मोटे तौर पर बांटने के बजाय उन्हें विशिष्ट गतिविधियों से जोड़कर लागतों को समझने का एक कहीं ज्यादा सटीक, एक्यूरेट तरीका देता है। हाँ, और इससे बेहतर निर्णय लेने, प्रक्रियाओं में सुधार करने और आखिरकार बिजनेस के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। ये समझने के बारे में है कि लागतें कहाँ से पैदा हो रही हैं, उनका स्रोत क्या है और फिर उस जानकारी, उस अंतर्दृष्टि का उपयोग रणनीतिक रूप से कैसे किया जाए। जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है, यह सिर्फ एक कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि एक गतिविधियों के मैनेजमेंट की एक कला है। यह समझना कि काम कैसे होता है और उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। बहुत खूब। तो यहाँ एक अंतिम विचार है श्रोताओं के लिए सोचने को। अपने काम में या अपने व्यवसाय में ऐसी कौन सी छिपी हुई या अनअवशोषित लागतें हो सकती हैं जिन्हें पारंपरिक तरीकों से शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, और अगर उन्हें पहचान लिया जाए तो उनसे क्या नए अवसर खुल सकते हैं। सोचने वाली बात है।